नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज का सही चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है भारत का वैदेशिक क्षेत्र यानी एक्सटर्नल सेक्टर ऑफ इंडिया। इसके अंदर कई टॉपिक हैं। आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसके अंदर जो महत्वपूर्ण टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं वो है भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। दूसरा टॉपिक है खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI इन रिटेल सेक्टर। रिटेल सेक्टर में दो चीज़ें हैं, वो भी देखेंगे। और क्षेत्रीय व्यापार समझौते, उसके अंदर कुछ महत्वपूर्ण समझौते जैसे अधिमान्य व्यापार समझौता जिसे बोलते हैं प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट PTA। दूसरा मुक्त व्यापार समझौता जिसे बोलते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। और तीसरा सीमा शुल्क संघ जिसे बोलते हैं कस्टम यूनियन। उसके बाद इम्पोर्टेंट है जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल यानी गार। इसको शॉर्ट में गार बोला जाता है। G फॉर जनरल है, A से एंटी, फिर A से अवॉइडेंस, फिर R रूल गार, जिसको 2017 में लागू किया गया भारत में। तो इसको भी देखेंगे है क्या, किस तरह से कार्य करता है। पहला जो टॉपिक है हमारे भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। प्रत्यक्ष FDI होता क्या है और FDI लाने की जरूरत क्यों पड़ी भारत को, या किसी भी देश को जो पड़ती है FDI लाने की क्यों पड़ती है, इसके बारे में हम लोग पिछले वीडियो में जिक्र कर चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे भारत के अंदर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किस तरह से है। तो देखेंगे भारत में जो FDI की जो सीमा, यहाँ पहला पॉइंट यही है कि जो FDI की सीमा है अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग है, मतलब कि समान नहीं है। किसी में 51% है, किसी में 100% है, किसी में 75% है FDI को किसी क्षेत्र में। तो सेक्टर वाइज अलग अलग जगहों पर FDI का जो परसेंटेज होगा वो कितना होगा, वो अलग अलग है। तो यहाँ देखिए भारत में FDI की सीमा विभिन्न क्षेत्रों में समान नहीं है। अगर स्टेटमेंट आ जाए क्या FDI की सीमा सभी क्षेत्रों में समान रूप से कार्य कर रही है, तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। तो FDI की सीमा जो है वो हर क्षेत्र में समान नहीं, मतलब अलग अलग सेक्टर है तो अलग अलग है। ठीक है। FDI को दो अलग अलग मार्गों के माध्यम से अनुमति प्राप्त होती है। ये पिछली वीडियो में जिक्र किया गया है, जिसे हम लोग पहला जो विधि बोलते हैं उसे बोलते हैं स्वचालित विधि। ऑटोमेटिक तरीके से जो आती है उस पर सरकारी अनुमोदन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हालांकि RBI बाद में इसको अप्रूवल प्रदान करती है, ठीक है, वो अलग चीज़ है। लेकिन एक होता है सरकारी अनुमोदन, जिस कुछ जो विशेष क्षेत्र होते हैं उस सेक्टर में जब FDI को लाया जाता है तो हमको सरकार के अनुमोदन की आवश्यकता पड़ती है। यानी जो विदेशी कंपनियां आती हैं किसी विशेष क्षेत्र में अगर अनुमति चाह रही हैं तो वो स्वचालित रूप से नहीं आएंगी, वो सरकारी अनुमोदन के माध्यम से ही आ सकती हैं। तो परीक्षा में प्रश्न आ गया कि किस तरह से आप FDI को ला सकते हैं, क्या क्या तरीके हैं। तो दो तरीके हैं। दो तरीके कौन से हैं, एक है स्वचालित यानी ऑटोमेटिक और दूसरा है सरकारी अनुमोदन से। फिर ये देखेंगे कि जो शुरुआती दौर में FDI जब लाया जाता था तो उसमें जो अप्रूवल प्राप्त होता था वो किसके माध्यम से होता था, वो FIPB के, आप लोगों ने पढ़ा होगा FIPB। हालांकि वर्तमान में से कोई प्रासंगिकता नहीं क्योंकि ये समाप्त किया जा चुका है। ठीक है, इसको 2017 में समाप्त किया गया। ठीक है, इसकी जगह पे कौन कार्य कर रहा है इसको भी देखेंगे। तो पहले तो ये समझ लें कि भारत में विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड हुआ करता था, जिसे बोलते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड, को विदेशी निवेश को मंजूरी देनी होती थी। पहले FIPB मंजूरी देता था विदेशी निवेश को, जो कि 2017 में समाप्त कर दिया गया। अब कौन देता है मंजूरी, अब ये देती है मंजूरी, अब ये कार्य FDI नीति के तहत, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो पॉलिसी बनाई गई है उसके तहत, और फेमा या देखेंगे जो फेमा जो कि भारत के अंदर 2000 में इसको लाया गया। ठीक है, 1999 के अधिनियम के तहत 2000 में इसको भारत के अंदर लागू किया गया। फेमा की जगह पर पहले फेरा कार्य करता था, फेरा हुआ करता था। इसके नियम बहुत कड़े हुआ करते थे, जिस नियम को लचीला बनाने के लिए फेमा को लाया गया, फेरा को समाप्त कर दिया गया यानी रिप्लेस कर दिया गया। फेरा रिप्लेस बाई फेमा हो गया, के नियमों के तहत संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों को सौंपा गया है। मतलब FDI नीति से रिलेटेड और फेमा से रिलेटेड जो भी मंत्रालय हैं उन मंत्रालयों को कार्य सौंपा गया है कि वह देखें कि FDI को किस तरह से भारत के अंदर लेके आना है, और वो अप्रूवल देंगी FDI को, जो कि पहले कार्य करती थी FIPB जो कार्य करती थी FDI को लाने में। दूसरा देखें अब वो क्षेत्र कौन कौन से हैं,
जहां पर सरकारी अनुमोदन की आवश्यकता पड़ती है एफडीआई को लाने में। ध्यान दें, एफडीआई को लाने में सरकारी अनुमोदन की आवश्यकता पड़ती है। किन किन क्षेत्रों में अगर एफडीआई आ रही है? तो खनन के क्षेत्र में। पहला, खनन। अब जैसे कोयला खनन की बात कर रहे हैं, यहाँ पर कोई अगर इन्वेस्टमेंट, कोई विदेशी कंपनी आ रही है तो उसके लिए सरकार का अनुमोदन आवश्यक होगा। रक्षा और छोटे हथियारों, मतलब हथियार से जुड़े हुए, प्रसारण क्षेत्र से जुड़ा हुआ, प्रिंट मीडिया के अंदर अगर कोई कर रहा है, नागरिक उड्डयन की बात कर रहे हैं, उपग्रह की बात करें, टेलीकॉम सेक्टर में, निजी सुरक्षा के सेक्टर में एजेंसियां जो कार्य करती हैं वहां पर एफडीआई लाई जा रही है तो सरकार के अनुमोदन की आवश्यकता होगी। एकल ब्रांड, मल्टी ब्रांड रिटेल, खाद्य उत्पादों के व्यापार से जुड़ा हुआ कोई अगर एफडीआई आ रहा है, या फार्मास्यूटिकल के क्षेत्र में अगर एफडीआई लाई जा रही है तो उसमें सरकारी अनुमोदन की आवश्यकता होगी। इसको एक बार सेशन नजर से आप बार बार देखेंगे तो आपको दिमाग में आ जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से कि किन क्षेत्र में सरकारी अनुमोदन की आवश्यकता होती है और किस क्षेत्र में सरकारी अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती, जहाँ पर ऑटोमेटिक तरीके से एफडीआई लाई जा सकती है। दो चीज़ें हो गई। अब देखें यहाँ पर मैंने दो चीज़ों का जिक्र किया है, एक है एकल ब्रांड और एक है मल्टी ब्रांड। तो इसके अंदर दो चीज़ें हैं, खुद इसको हम लोग जोड़ते हैं खुदरा क्षेत्र से। अगर एकल ब्रांड या मल्टी ब्रांड कह रहे हैं तो खुदरा क्षेत्र है, मतलब एफडीआई रिटेल सेक्टर की बात कर रहे हैं, खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लाया गया किस सेक्टर में? मल्टी ब्रांड सेक्टर में और सिंगल ब्रांड रिटेल सेक्टर में। दोनों में कितने % एफडीआई का अनुमोदन प्राप्त हुआ तय किया गया। वो एक कमेटी गठित की गई जिसका नाम था अजित सेठ। अजित सेठ की कमेटी थी, ये थे अध्यक्ष थे। इस समिति की सिफारिशों के आधार पर मल्टी ब्रांड रिटेल सेक्टर, मल्टी ब्रांड और सिंगल ब्रांड का मतलब ये होती है, जैसे मान लीजिए कोई शोरूम है, उसमें उस शोरूम में आप जा रहे हैं कपड़े खरीदने, तो उसमें कई ब्रांड के कपड़े हैं, कई ब्रांड के कपड़े रखे, आप किसी ब्रांड का कपड़ा सिलेक्ट कर सकते हैं और उसको खरीदारी उसकी करते हैं, तो वो मल्टी ब्रांड सेक्टर कहलाएगा। वो शॉप कैसी होगी? मल्टी ब्रांड है, रिटेल सेक्टर का क्षेत्र हो गया वो। लेकिन जहां पर आप मान लीजिए किसी शोरूम में जा रहे हैं, वहां पर एक ही ब्रांड है, वहां पर एक ही ब्रांड है, मान लीजिए रिबॉक, वहां पर रिबॉक के ही सामान रखे हुए, वहीं के कपड़े आपको मिल रहे हैं, उसी के शू मिल रहे हैं आपको, और भी जो चीजें हैं वो सब एक ही कंपनी की हैं, तो उसे बोला जाएगा सिंगल ब्रांड। और जहां पर कई हैं उसे बोलेंगे मल्टी ब्रांड। पता लगे कई कंपनी की शर्ट आपको देखने को मिल रही है, कई कंपनी के जूते रखे हुए हैं, कई कंपनी की जैकेट हैं, कई कंपनी के जीन्स रखे हुए हैं, तो उसे बोलेंगे मल्टी ब्रांड। ठीक है, तो मल्टी ब्रांड सेक्टर में जो एफडीआई लाई गई उसको अनुमोदन दिया गया कि 51% की एफडीआई इसमें लाई जा सकती है, इससे ज़्यादा ना कम। तो दूसरा ये सिंगल ब्रांड रिटेल सेक्टर में लाया गया कि जो कि पहले 75-74% हुआ करता था, इसको बढ़ा के 100% कर दिया गया। तो क्वेश्चन आ गया कि सिंगल ब्रांड रिटेल सेक्टर में कितने % की एफडीआई लाने की बात की गई? तो सिंगल ब्रांड सेक्टर में 100% की और मल्टी ब्रांड में 51% की बात कही गई है। तो ये इंपॉर्टेंट है। और समिति कौन सी? याद रखेंगे, अजित सेठ की अध्यक्षता की जो कमेटी गठित की गई थी अध्यक्षता में, उसमें इन दोनों चीज़ों की बात की गई। किसकी बात की गई है? रिटेल सेक्टर की बात की गई है। जब रिटेल सेक्टर को हम डिवाइड करेंगे तो दो पार्ट में डिवाइड कर लें, मल्टी ब्रांड सेक्टर और सिंगल ब्रांड सेक्टर। मल्टी ब्रांड का मतलब बता दिया आपको, सिंगल ब्रांड का मतलब सिंगल, नाम से आप जान जाएंगे, समझ लें कि क्या चीज़ें होती हैं इसके अंदर। ये तो हो गया एफडीआई की बात। अब देखते हैं कि चूंकि हम लोग भारत का वैदेशिक क्षेत्र पढ़ रहे हैं, एक्सटर्नल सेक्टर ऑफ इंडिया पढ़ रहे हैं, तो उसमें क्षेत्रीय व्यापार की बात करें, मतलब देशों के बीच में या सदस्य देशों के बीच में जो हम लोग व्यापार करते हैं उससे रिलेटेड क्या समझौते होते हैं, किस तरह से क्या चीज़ें होती है उसको देखेंगे। तो क्षेत्रीय व्यापार समझौते कई प्रकार के होंगे। उसमें पहला प्रकार है अधिमान्य व्यापार समझौता, जिसे बोलते हैं प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी जिन देशों के बीच में व्यापार हो रहा है उन देशों को निश्चित उत्पादों हेतु प्रशुल्क में कटौती की जाती है। मतलब कि कोई भी देश किसी भी देश के प्रशुल्क में क्या कर सकता है? कटौती कर सकता है। जो भी जिस उत्पाद को लेकर व्यापार किया जा रहा है, प्रशुल्क जो भी उस पर ड्यूटीज लगाई जाती है, जो भी हमारे जो भी ऐसे कोई भी सामान का कोई सामान, मान लीजिए कि दो देश हैं और दोनों देश, एक देश ने दूसरे देश को कोई वस्तु निर्यात की, तो जब निर्यात करता है तो जो देश आयात कर रहा है तो उसके ऊपर वो एक ड्यूटी इंप्लीमेंट करता है, इम्पोज करता है, तो उसमें कटौती कर देता है वो उस किसी समझौते के तहत, जो भी उन देशों के बीच समझौता हो या सदस्य देश जो भी किसी एग्रीमेंट के तहत आए होंगे, तो उसे बोलते थे हम लोग अधिमान्य व्यापार समझौता, प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट।
दूसरा क्या, मुक्त व्यापार समझौता। मुक्त व्यापार समझौते के जब हम लोग पढ़ लेते हैं तो नाम जान जाएंगे, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। फ्री ट्रेड करिए, किसी प्रकार का प्रशुल्क नहीं लगाया जाएगा, मतलब प्रशुल्क से जुड़ी हुई किसी प्रकार की बाधाएं उसके अंदर नहीं होंगी। कुछ चीज़ें, कुछ वस्तुएं हो सकती हैं जो हम लोग अलग रखें, अलग कैटेगरी में रखें, उनको छोड़ दें, लेकिन अधिकतम वस्तुओं पर जब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत जिन वस्तुओं को शामिल कर लिया जाएगा उसके ऊपर किसी प्रकार का प्रशुल्क इंपोज नहीं किया जाएगा। मतलब कि सदस्य देशों में उत्पादित वस्तुओं पर से प्रशुल्क तथा गैर प्रशुल्क बाधाओं सहित सभी व्यापार से जुड़ी हुई बाधाएं समाप्त कर दी जाएंगी। तो ये चीज़ होती है मुक्त व्यापार समझौता। अक्सर मुक्त व्यापार समझौते पर प्रश्न आता है और इस टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल इंटरनेशनल इकोनॉमी में या व्यापार ट्रेड एग्रीमेंट में अक्सर होता रहता है। सीमा शुल्क संघ देखेंगे, कस्टम यूनियन जिसे बोलते हैं। ये क्या होता है, एक सीमा शुल्क संघ के सदस्य, मतलब इसके अंदर जो भी सदस्य होंगे, जिसे हम लोग बोलते हैं एक मुक्त व्यापार क्षेत्र के विपरीत। मतलब ये कह लें कि अगर कहीं सीमा शुल्क संघ लिखा हुआ है तो समझ लीजिए कि मुक्त व्यापार समझौता का उल्टा काम हो रहा है यहाँ पर। मुक्त व्यापार समझौते में आपने सीधे तौर पर पढ़ लिया कि किसी प्रकार की बाधा नहीं, किसी प्रकार की बाधा मतलब किसी प्रकार का शुल्क इंपोज नहीं किया जा रहा है, ड्यूटी इंपोज नहीं की जा रही है कि हाँ आप मेरे को आयात कर रहे हो तो मैं उसके ऊपर किसी प्रकार का शुल्क लगा दूं, ठीक है, तो उससे मुक्त है, ठीक है, आप फ्री हो गया, ट्रेड करिए, ठीक है। तो उसका उल्टा क्या हो गया, सीमा शुल्क संघ। मतलब कि एक सीमा शुल्क संघ के सदस्य आमतौर पर गैर सदस्य देशों से आयात पर एक सामान्य बाह्य प्रशुल्क लगा देते हैं। देखिए इन्होंने एक लगा दिया है, इसे बोलते हैं कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ बोलते हैं, ठीक है, प्रशुल्क को टैरिफ भी कहते हैं, अधिरोपित करते हैं, ठीक है। तो समझ लीजिए कि अगर कहीं मुक्त व्यापार समझौता लिखा और सीमा शुल्क संघ लिखा है तो समझिए डिफरेंस यही है कि दोनों एक दूसरे के उल्टे हो गए हैं, ठीक है। एक जगह किसी प्रकार के प्रशुल्क की बात नहीं की जा रही है और एक जगह जब सीमा शुल्क संघ लिखा हुआ यानी कस्टम यूनियन लिखा है, समझ लीजिए कि उसके ऊपर, वस्तुओं के ऊपर एक तरह का टैरिफ या कोई किसी प्रकार की ड्यूटी इंपोज की जा रही है जो आपको पेमेंट करना होगा, जो भी वस्तुएं दूसरे देश को जा रही होंगी उसके ऊपर। ये तो हो गया समझौते के तहत। अब यहां पर देखेंगे जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल क्या होता है। ये आप लोगों ने पहले कभी पढ़ा होगा, ऐसी बात नहीं, लेकिन आज के परीक्षा में इस पर प्रश्न नहीं बनने, शुरुआती दौर में बने थे जब ये पहली बार ये आया था, लेकिन ऐसा नहीं कि बन नहीं सकता, तो इसको भी जान लें। इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहा है क्योंकि अभी तक ये चल रहा है, ठीक है। ये लाया क्यों गया, कर चोरी और काले धन पर रोक लगाने के लिए। कर चोरी मतलब टैक्स की चोरी कर रहे हैं और ब्लैक मनी पर रोक लगाने के लिए ये एक तरह से प्रावधानों यानी नियमों का एक समूह है। ये इसके अंदर बहुत से नियम है जो नियम इंप्लीमेंट किए जाएंगे, ठीक है। इसका प्रस्ताव सबसे पहले 2012-13 में तत्कालीन वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी के द्वारा इसको लाया गया था। पहले बार प्रस्ताव इसको लाया गया था और 2012-13 के बजट में इसका जिक्र किया गया था। और फिर लेकिन इंपोज कब किया गया, कब इसको लगाया गया, कब भारत के अंदर लागू कब किया गया, 2017 में लागू किया गया। सोचिए कब की बात है और कब ये लागू किया जा रहा है, 2017 में। याद रखिएगा, थोड़ा सा इसको दिमाग के अंदर रखिएगा। दूसरी चीज ये है कि इस जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल से कौन बच सकता है, तो जो गैर वाणिज्यिक श्रेणी के निवेश होंगे उस पर गार से छूट मिलेगी, लगेगा जरूर लेकिन कुछ छूट होगा इसमें। और ये जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल यानी गार को किन देशों के ऊपर नहीं लगाया जाएगा, बिल्कुल छूट मिलेगी, प्रावधान लागू होंगे ही नहीं इसके सारे रूल जितने भी प्रावधान हैं इस पूरे समूह में, ठीक है ना। गार समूह के अंदर जितने भी प्रावधान हैं, जितने भी नियम, वो लागू ही नहीं होंगे। किसके ऊपर नहीं लागू होंगे, तो मॉरिशस के ऊपर लागू नहीं होंगे और सिंगापुर के ऊपर नहीं लागू होंगे। क्योंकि देखेंगे कि भारत क्या करता है, आप लोग सुनते होंगे कि भारत बहुत से देशों के साथ कराधान को लेकर, टैक्सेशन को लेकर कुछ समझौते करता है। तो कुछ समझौते क्या होते हैं, दोहरे होते हैं, कुछ एक तरफा होते हैं, ठीक है। तो दोहरा कराधान का जो समझौता है वो मॉरिशस और सिंगापुर के साथ पहले से ही लागू है। इसीलिए जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल जो है, जो कि गार है, वो इन दोनों देशों के ऊपर नहीं लगेगा। और दूसरी चीज ये है कि एक कारण और भी है कि सबसे ज्यादा जो निवेश आता है भारत के अंदर देखा जाता है वो इन्हीं दो देशों यानी मॉरिशस सिंगापुर से मिलके आता है। अगर इन दोनों देशों को मिला दिया जाए तो सबसे ज़्यादा जो निवेश होगा इन्हीं दोनों देशों से भारत के अंदर आ जाता है। और दूसरा क्या है कि दोहरा कराधान यानी DTAA समझौता लागू है, समझौता किया गया भारत और मॉरिशस और सिंगापुर के मध्य में, इसलिए भी गार के नियम को लागू नहीं किया गया है मॉरिशस और सिंगापुर के ऊपर।
तो ये एक दो महत्वपूर्ण कारण हैं। इन दोनों महत्वपूर्ण कारकों को याद रखेंगे कि पहला कारक क्या, क्यों भाई ऐसा क्यों हो रहा है कि गार का नियम लागू नहीं कर रहे हैं मॉरिशस और सिंगापुर के ऊपर। पहला तो ये कि दोहरा कराधान का जो समझौता ये लागू किया गया। दूसरा ये है कि हम इसके ऊपर ये नियम लागू नहीं करेंगे क्योंकि सबसे ज़्यादा निवेश जो है मॉरिशस सिंगापुर से ही भारत में आ रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ, इस टॉपिक के साथ, ये आपका जो ये पूरा भारत का वैदेशिक क्षेत्र यानी एक्सटर्नल सेक्टर ऑफ इंडिया है, ये पूरा समाप्त हो गया। इसके सारे टॉपिक मैंने कवर कर दिए हैं, कोई भी टॉपिक मैंने अपने तरफ से नहीं छोड़ा है। इसके अंदर छोटी छोटी चीज़ें मैंने आपको, अगर इस चैप्टर को पूरा आप जो वीडियो आपका पूरे जो वीडियो का जो सीरीज है इस चैप्टर से रिलेटेड वो आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छी चीज़ें मिलेंगी। जैसे फेरा फेमा के नियम क्या है, एफडीआई क्या है, एफडीआई जो एफआईआई क्या है, उससे रिलेटेड आपको पता चल जाएगा। फिर आपका जो बैलेंस शीट होता है, जो भारत बैलेंस शीट तैयार करता है अपनी, उससे रिलेटेड जो भी ये चीज़ें हैं वो आपको जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें मैंने इसके अंदर बताई आपको। आपका जो विदेशी मुद्रा भंडार होता है, किस तरह से वो देखा जाता है, किस तरह से वो कार्य करता है भारत के अंदर। ठीक है, कैसे भारत के अंदर विदेशी जो मुद्रा भंडार है कैसे संचित होता है, कौन इसके ऊपर रूल करता है, उसको गवर्न कौन करता है। तो ये सब चीज़ें मैंने भारत विदेशी क्षेत्र यानी एक्सटर्नल सेक्टर ऑफ इंडिया के अंतर्गत चीज़ें आपको बताई है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, इसलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।